Hello and good afternoon, everybody. This is Soumyata Tiwari, and you are watching me here on Nation Talks, the Facts and Intent. हम जो 15 दिन का एजुकेशन कैंपेन चला रहे हैं उसके अंतर्गत कई सारे लोग दूसरे दूसरे शहरों से, बहुत सारे प्रदेशों से हमसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं और कई सारी तरह के अवेयरनेस क्रिएट करने की ये हमारी भी कोशिश है। और उन सारे ही एक्सपर्ट स्पीकर्स की, एजुकेशनिस्ट्स की, प्रोफेसर्स की और जो एजुकेशन फील्ड में अपना एक बहुत अहम भूमिका जिन्होंने पॉलिसी में भी निभाई है, वो सब भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस कैंपेन में। आज टुडे आई हैव टू स्पेशल गेस्ट विद मी जो कि इसी फील्ड से आते हैं और उन लोगों के साथ में हम एक परिचर्चा करेंगे विच विल बी अ काइंड ऑफ पैनल डिस्कशन, जहां हम प्राइमरी एजुकेशन जो कि 3 साल से और 8 या 10 साल तक चलता है उस उम्र के बच्चों को लेकर के जो प्रश्न हैं, जो पेरेंट्स के दिमाग में भी प्रश्न चल रहे हैं, बिकॉज कई टाइम से स्कूल्स बंद हैं और ख़ास तौर से जो नर्सरी, प्ले ग्रुप और उससे छोटे भी जो बच्चे हैं उनके भविष्य की जिनको चिंता है, या फिर जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं जिनके, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बात करेंगे उन सबसे और जानेंगे व्हाट डू दे एक्चुअली एडवाइस to all the parents and also to all the students as well. So let me welcome Mr. Imtiaz Ali and Miss Madhushri Saoji. नमस्ते सर एंड वेलकम टू नेशन टॉक्स में आपका स्वागत है। और इम्तियाज़ अली जी के बारे में बिफोर हम लोग ये टॉक शो शुरू करें, मैं बताना चाहूँगी कि इम्तियाज़ अली जी पूर्व शोध अधिकारी रहे हैं RSVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्य प्रदेश शासन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कोर्ट मेंबर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। वर्तमान में ये कार्यरत हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी सदस्य के रूप में। विगत 20 वर्षों से ये कचरा बिनने वाले कई परिवारों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो कि भोपाल मॉडल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रिक पिकर्स उत्थान परियोजना के अंतर्गत है, जिसके माध्यम से ये कई सारे अमानक स्तर के प्लास्टिक का वैज्ञानिक निष्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिससे कि 3.5 लाख से भी ज़्यादा कचरा बिनने परिवार वाले जो लोग हैं जो कि कचरा बिनते हैं, उनको इन्होंने स्वरोजगार इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से दिया है, जो ये प्रोग्राम है। और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जे.एन.के में अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। भोपाल मॉडल को इन्होंने सरकार द्वारा देश के समस्त राज्य में लागू कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। और जो सारी परियोजना मैंने बताई उसमें वर्ल्ड बैंक में एशिया की सर्वश्रेष्ठ परियोजना का सम्मान दिया गया है। और ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय 14 पुरस्कार जो है उससे इम्तियाज़ अली जी को सम्मानित किया गया है। तथा इसी के साथ में इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं, जिसमें इम्तियाज़ अली जी के ऊपर ही बनी है। उस विषय में भी हम और चर्चा करेंगे इम्तियाज़ जी से, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इस पूरे इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है उसको लेकर के। और 2015 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर इम्तियाज़ जी ने काफ़ी काम किया है और काम कर रहे हैं। राष्ट्र संत नानाजी देशमुख की प्रेरणा से सब सर कार्य कर रहे हैं। सो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये जो चर्चा है ये शिक्षा नीति को लेकर के। इम्तियाज़ अली जी के साथ में मेरे साथ हैं Madhushri Saoji. So if I can have her also on screen, please. I think maybe she's coming a little late. So Dr. Madhushri भी हैं जो कि संजीव सायोजी, शी इज़ MBA MA साइकोलॉजी हैं, जो कि फाउंडर है इनोवेटिव ओमकार बालवाड़ी विद्यालय, बालवाड़ी जो होता है उस विद्यालय की सेक्रेटरी भी है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से। सो वो भी जुड़ेंगी कुछ समय बाद हमारे साथ। शुरू करते हैं इस चर्चा को इम्तियाज़ जी के साथ में। इम्तियाज़ जी, आपने इतनी आप
बिफोर हम एजुकेशन की बात करें, आपने इतना वर्क किया है इस फील्ड में, जो कि हमने अभी आपके विषय में बताया, जो कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है, जिसके क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है। उसके बारे में आप सब कुछ दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? आपने किस तरह से इतने सारे परिवारों की 3.5 लाख जो कि परिवार जो कि कचरा बीनने वाले परिवार हैं, उनको इससे रोजगार मिला है। सो उसके विषय में आप थोड़ा बताइए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संत आदरणीय नानाजी देशमुख की प्रेरणा से मैंने काम किया। नाना जी का एक वाक्य था कि मैं अपने लिए नहीं हूँ, अपनों के लिए हूँ, और अपने वो हैं जो उपेक्षित एवं दरिद्र हैं। तो हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिन शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ एक बहुत ही दरिद्र कम्युनिटी है, जिनको हम कचरा बीनने वाला, कचरा चुनने वाला, रैक पिकर्स के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, जो हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से अपने काम की चीजों को चुनता है और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो उसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वर्ष 2007 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रैक पिकर्स उत्थान परियोजना प्रारंभ की। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि कचरा बीनने वाले समुदाय को एक सम्मानजनक रोजगार देना, साथ ही जो विश्व में प्लास्टिक कचरा एक समस्या के रूप में जो विद्वान है, इसका एक वैज्ञानिक निष्पादन करके एक मॉडल क्रिएट करना। तो इस मॉडल के माध्यम से हम लोगों ने वर्ष 2007 में जो परियोजना शुरू की थी, आज ये देश ही नहीं विदेशों में भी लागू हो रही है। और इससे जो स्वच्छ भारत मिशन में इसको जोड़ा गया है, लगभग 3.5 से 4 लाख कचरा बीनने वाले परिवारों को इससे रोजगार मिला है। और जिन कचरा बीनने वालों की इनकम पहले मात्र 60 से 70 रुपए थी, वो आज इनकम बढ़ के उनकी 350 से 500 के रूप में हुई है। और जो कचरा जो हम यहाँ वहां फेंक देते थे और उस कचरे को कहीं जला दिया जाता था, जिससे कि डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन वातावरण में आकर हवा को जहरीला करती थी, उस सभी समस्याओं के निराकरण में इस परियोजना ने काम किया। और आज इस प्लास्टिक का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने के लिए हम लोगों ने भोपाल मॉडल के तहत इस प्लास्टिक को सिविल इंडस्ट्रीज में 1400 डिग्री टेम्परेचर पर जलाते हैं, जिससे इसमें जो कैलोरिफिक वैल्यू उसकी होती है वो गेन होती है और कोयले की बचत होती है। साथ ही पर्यावरण का इससे जो होता है संरक्षण होता है और कचरा बीनने वालों को रोजगार मिलता है। साथ ही इस प्लास्टिक से हम लोगों ने मध्य प्रदेश में लगभग 8000 किलोमीटर प्लास्टिक से रोड बनाई है, क्योंकि डामर और बिटुमेन के रोड से लगभग 12% इसकी जो कास्ट होती है वो कम आती है, और इसकी जो आयु होती है वो भी आम रोडों से लगभग 3 गुना ज्यादा होती है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कचरे का वैज्ञानिक निष्पादन करना और कचरा बीनने वालों को सम्मानजनक रोजगार देना, इसी क्षेत्र के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने वर्ष 1998 में मैंने विधिवत प्रशासन अकादमी से वीआरएस लेकर इस काम में आया हूँ और अपना पूरा जीवन मैंने इसी काम में समर्पित करके नानाजी देशमुख से प्रेरणा लेकर अब मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कचरा बीनने वाले परिवार हैं जो नहीं जा पाते हैं, उनकी शिक्षा के लिए, ताकि वो शिक्षा की मूल धारणा से अवगत होकर एक मेन स्ट्रीम्स के अंदर आए और अपना और अपने परिवार का एक बेहतर कैरियर बनाए, उसके क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ। जी हाँ, जी हाँ। एक्चुअली यही मुझे जानना था कि ये जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, ये आपका स्वयं का एक वो था ये इनिशिएटिव, या फिर आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर ये आपने खुद ने ही ये सारा कुछ अपने लेवल पे मैनेज किया है और देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है जो कार्यरत है। देखिए, 2008 में मैंने वीआरएस लिया शासन से, और फिर एक जी, सार्थक नामक एक संस्था बनाई। और इस ओके, संस्था में मेरे अपने विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ा और स्वयं सेवकों की एक टीम बनाई। उनके माध्यम से मैं कचरा बीनने वाली बस्तियों में, जहां पर ये लोग निवास करते हैं, उनके बीच गया और देखता था कि कचरा बीनने के लिए जब सुबह 5 बजे ये परिवार हमारे कचरे में से अपने काम की चीजों को चुनते हैं, तो इनके साथ इनके बच्चे भी जो हैं जाते हैं, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर उस कचरे में से अपने काम की चीजों को निकालते हैं। और उसमें जो खाद्य पदार्थ उनको मिलता था, ब्रेड, बिस्किट्स, इस टाइप की चीजें भी निकाल के वो खाते थे। तो ये सारी चीजें देख के मन में एक अलग प्रकार की धारणा हुई और मन विचलित हुआ कि इनके लिए मुझे काम करना है। और मैंने निरंतर, क्योंकि शासन में रहा, तो शासन से कैसे योजनाएं बनवाई जाएगी, कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, उस सब पर मैंने काम किया। तो 2008 में व्यवस्थित तौर पे इस परियोजना को मैंने लागू किया और भोपाल से इसको मैंने लागू किया था, इसलिए इसका नाम भोपाल मॉडल दिया। और आज ये योजना जो है केंद्र सरकार ने इसको जो है अडॉप्ट किया हुआ है और कई राज्यों के अंदर इसको लागू किया है। और अभी पिछले वर्ष में वाशिंगटन के वर्ल्ड बैंक हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशंस में था, जहां से इस परियोजना को 142 देशों के प्रतिनिधियों ने देखा है और लगभग 42 देशों के अंदर इस योजना को अभी लागू किया जा रहा है, जिससे कचरा बीनने वालों को रोजगार मिल रहा है और कचरे का वैज्ञानिक निष्पादन। जी, जी। सो बहुत ही ये आपने कार्य अपने आप में भी एक ये समाज सेवा ही नहीं और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आई वी ऑल आर देयर विथ यू, हमारी बेस्ट विशेस आपके इस पर्टिकुलर चीज़ में भी आपके साथ है। सर अगर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारी जो परिचर्चा है जो कि एजुकेशन को लेकर के है, उसके संबंध में आप चूँकि इतने सामाजिक कार्यों में और दूसरी चीज़ों में भी जुड़े हुए हैं, सो जो एजुकेशन की जो नई पॉलिसी आई है उसके ऊपर जो प्राइमरी एजुकेशन है खासतौर से अगर उसकी बात करें, सो उसमें आपको क्या लग रहा है? बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स जो हैं जो प्राइवेट स्कूल्स थे, अगर सरकारी की बात ना करें प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, तो बहुत सारे स्कूल्स शट डाउन हो गए हैं। अब वो कब रीओपन होंगे? बहुत सारे लोगों के रोजगार इसके कारण से चले गए हैं। बहुत सारे टीचर्स जो इन स्कूल्स में काम करते थे उनको कहीं सैलरीज भी बहुत हद तक नहीं मिल पा रही हैं। सारे प्रदेशों की स्थिति यही है। सो जो नई पॉलिसी आई है उसमें क्या आपको संभावनाएं लग रही हैं कि उससे शायद अगले सत्र में या कहीं कुछ नए स्कूल्स ओपन होंगे या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी? देखिए, मैं पिछले 3 वर्षों से जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति है, उसका सदस्य हूँ और कई मंचों से मुझे अपनी बात को कहने का मौका मिला है और कई वक्ताओं को मैंने सुना है और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिसी मेकर हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति जो बनाई है या नई जी। शिक्षा नीति बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनके संपर्क में रहकर इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। क्योंकि मूलतः जो मेरा विषय था वो था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है या जो लेबर क्लास है, उनके बच्चे जो ड्रॉप आउट जो उनका रेट है, जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो कुछ समय बाद 5th या 8th तक आते-आते वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उन बच्चों को एजुकेशन पॉलिसी में उनके लिए क्या प्रावधान किए जाएँ। साथ ही जो एक मुख्य मुद्दा था अल्पसंख्यक समुदाय का, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय को बिलॉन्ग करता हूँ और यहाँ पर जो मैंने व्यवस्थाएँ देखी हैं कि मात्र 3 से 4% ही इस समुदाय के जो युवा हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाते हैं। 70 से 72% लोग आज भी 8 या 10 आते-आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इन ड्रॉप आउट्स के क्या कारण थे? इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उनमें शिक्षा का जो स्तर है वो इतना गिरा हुआ क्यों है? इन सब विषयों को लेकर मैंने केंद्र सरकार को कुछ अनुशंसाएँ की थी और उन अनुशंसाओं को भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति के अंदर समावेश किया है, उस पर काम हुआ भी है और आगे जाके काम होगा। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हैं कि लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से जो स्थिति निर्मित हुई है, इनकी वजह से हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद हैं। इन शैक्षणिक संस्थाओं के बंद होने से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई। एक तो बच्चों का जो शिक्षा का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। साथ ही जो कम्युनिटी इस काम में लगी थी, चाहे वो हमारे ट्रक बस के ड्राइवर्स हों, जो मिनी बसेस हों या जो मैजिक या ऑटो जो इन बच्चों को लेकर आते हैं या जो ऐसे बच्चों को ले जाकर अपनी सेवाएं देते हैं या इसके अंदर जो शैक्षणिक स्टाफ जो लगता है, जो टीचिंग स्टाफ लगता है, उन स्टाफ के सामने एक बहुत बड़ी भयंकर महामारी या कहा है भुखमरी जैसे हालात पैदा हुए हैं। हम लोगों ने भोपाल के अंदर पिछले 2 महीने पूर्व एक छोटा-सा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने इससे प्रभावित लोगों से बातचीत की थी। जो हमारे कंडक्टर थे या हमारे मैजिक के जो ड्राइवर थे, उन लोगों से भी हमने बात की कि आज उनके पास ₹100 रोज़ कमाने की भी स्थिति नहीं है। जो कि पहले 15 से 20 हज़ार रुपए महीना कमाते थे, आज उनके पास 3 हज़ार रुपए महीना भी कमाने जैसी स्थिति नहीं है और जो भी उनके पास बचा हुआ पैसा था, वो पिछले 5 महीने के अंदर लॉकडाउन में जो हालात पैदा हुए, वो पैसा उनके पास से खर्च हो गया। तो बहुत ही दयनीय स्थिति उनकी है। साथ ही स्कूलों में जो मेंटेनेंस होता है या जो गार्डन होते हैं या उसमें जो काम होता है, इसमें एक बहुत बड़ा तबका या कहा जाए एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, इससे रोजगार प्राप्त करता है, उनका भी रोजगार प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, सही है। बीमारियों पर जो परिस्थितियां आती हैं जिसके अंदर की इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो उस फंड से इस प्रभावित वर्ग को लाभ पहुंचाया जाए, चाहे उनकी सैलरीज हो या उनको कुछ सरकार की तरफ से बेनिफिट दिया जाए। तो इसके लिए एक फंड बनाया जाए जिस फंड से इन प्रभावित लोगों को जो है हम लाभ पहुंचा सकें। इसके अतिरिक्त जो बच्चों का जो शैक्षणिक लॉस हुआ है या उनकी पढ़ाई जो प्रभावित हुई है,
वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज ऑनलाइन जो है क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को मैं भी देखता हूँ कि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं और थोड़ा सा कैमरे के ऊपर वो टैप लगा देते हैं या बिल्कुल। कैमरे को मोड कर देते हैं और फिर वो सो जाते हैं और वो क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। तो मैं नहीं समझता कि ऑनलाइन शिक्षा इन प्राइमरी बच्चों के लिए जो है एक बहुत सही। ही सकारात्मक है। हाँ, मैं 10-12 बच्चों के लिए मानता हूँ कि वो बहुत गंभीरता से इन चीजों को लेकर ऑनलाइन एजुकेशन जो वर्तमान में लागू है उसका लाभ ले रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए अभी भी ऑनलाइन शिक्षा लेना बड़ा ही मुश्किल है। और खास तौर पे जो ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास खुद के स्मार्टफोन नहीं है या उनके पास लैपटॉप नहीं है या जिनके पास नेटवर्क ऐसा नहीं आता है, वो तो टोटली वंचित हो गए हैं शिक्षा से। कई परिवार मेरे संपर्क में आए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सके, तो वो इन क्लासों से जो है लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार को इसके लिए भी प्रयास करने हैं। इसके लिए भी हमने राज्य शासन और केंद्र सरकार को कुछ अनुशंसाएं की हैं कि इन बच्चों की शैक्षणिक जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें। और वर्तमान में मुझे जो परिस्थितियां हैं, आज जो कोविड-19 का जो प्रकोप दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, भोपाल में कल ही 280 केस निकल कर आए हैं और ये केस जो है अभी तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। अगर इसी प्रकार से केस आते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आने वाले समय के अंदर स्कूल भेजेंगे। अभी 21 तारीख से जो शासन जी ने हाँ, ये घोषणा भी की मैं है पूछने कि वाली थी आपसे। हाँ, 21 तारीख वाली ही बात थी सर। प्रश्न मेरा वही था, चूंकि आप मध्य प्रदेश में ही हैं और मध्य प्रदेश में ही आपने इतना सारा काम भी किया है। तो ये जो एक निर्णय आया है, हालांकि ये सीबीएसई की तरफ से भी है, जो बोर्ड है, जो कि सेंट्रली बोर्ड है, पर क्या ये निर्णय वाकई में इतना इसके ऊपर क्रियान्वयन हो पाएगा? और दूसरा ये था कि 21 तारीख जो कि अभी आने ही वाली है, उसमें ओपन अप हो रहे हैं, पर लोगों को उस तरह की पूरी जानकारी नहीं है कि ये कैसे ओपन हो रहे हैं, कितने बच्चे आ सकते हैं, क्या क्लासेस होंगी, क्या उसकी रूपरेखा क्या तय हुई है सर? देखिए, अभी जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके सामने बहुत ही कहा जाए प्रश्न हैं बहुत सारे उनके सामने। बहुत ही वो एक असमंजस स्थिति के अंदर हैं कि किसको क्या होगा? क्या जो बच्चे जी। स्कूल जाएँगे उन सब बच्चों का टेस्ट होगा? टेस्ट के बाद अगर जो बाय चांस वो बच्चे अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको भी क्या कोविड सेंटर में ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो एक डर है पेरेंट्स के अंदर कि हम तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचाएंगे। मेरे नहीं कई वर्गों में बात हुई, कभी कई आरडब्ल्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग लोगों के मेरे पास कॉल आते रहते हैं। और यहाँ भोपाल की भी एक कोविड रिलेबिलेशन कमेटी है, इसके अंदर मैं मेंबर हूँ। उसके में भी अधिकारियों द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि 90% पेरेंट्स इस बात से भेजेंगे। सहमत हैं कि वो 21 से बच्चों को भेजेंगे। उनका कहना है कि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा ठीक रहेगा तो आने वाले समय में बहुत समय हम बच्चे को पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर बच्चा इससे प्रभावित हो गया और जो रिजल्ट आ रहे हैं तो हम कोई भी इस टाइप का रिस्क नहीं लेंगे कि हम बच्चों को स्कूल भेज सके। तो मुझे नहीं लगता कि सौम्यता जी के पेरेंट्स जो है 21 को बच्चों को भेजेंगे। और अभी सरकार ने अपनी नीति भी जो है क्लियर नहीं की है कि क्या खाका होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं स्कूलों में होंगी। तो आने वाले समय के अंदर शासन जो नीति लेके आ रहा है उसके क्रियान्वयन के अंदर वो क्या क्या स्टेप लेगा और किस तरह की व्यवस्थाओं को स्कूलों में सुनिश्चित करेगा, वो जब आएगा उसके सामने उसको देखते हुए आगे की स्थिति पर गौर करके बातचीत की जा सके। जी हाँ सर, बिकॉज़ एक डेट देने के पहले शायद हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक रूपरेखा भी तय करके और मीडिया के द्वारा ये चीज़ पहुँचाई जानी चाहिए थी सही तरीके से, कि क्या उसके अंतर्गत होगा, या सर्कुलेशन जो नॉर्मल सर्कुलर्स होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, वो दिए जाने चाहिए पेरेंट्स को पहले। जो प्रिपरेशन होनी चाहिए एक प्रॉपर टाइप, वो कहीं मिस हो रही है। और आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय बहुत जल्दी में लिया गया, और 21 तारीख जो कि अभी आ ही रही है, और भी कई चीज़ें हैं जो बोला जा रहा है कि कोविड के बावजूद सोशल जो फंक्शंस हैं उनको भी अब उस पे भी लोगों की संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं, और सेलिब्रेशंस भी जो नवरात्रि और जो आने वाले हैं उसमें स्टार्ट किए जाएंगे। सो ये कहाँ तक सच है या फिर ये र्यूमर्ड इंफॉर्मेशन है, बिकॉज ये सभी जगह सर्कुलेट हो रहा है आउट ऑफ सम प्लेसेस। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने इस टाइप की कुछ नियम बनाए हैं
कि लॉकडाउन 5th में जो उन्होंने छूट दी है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पहले जो 20 लोगों का जो एक गैदरिंग थी कि आप 20 से अधिक लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते, उसको उन्होंने 100 तक लेकर गए हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने बसेस को चालू किया है, ट्रेन भी धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं और अभी जो धार्मिक पर्व हमारे आ रहे हैं, उन पर्वों पर भी उन्होंने 100 लोगों तक की अनुमति प्रदान की है। ये बिल्कुल। बात शासन के जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनके माध्यम से मुझे भी ज्ञात हुआ है। लेकिन अभी बहुत ही क्लियर तौर पे शासन ने जो एक प्रोटोकॉल होता है, एक जो दिशा निर्देश होते हैं, वो वो लागू नहीं नहीं है। किए हैं। और हाँ, अभी हाँ। जिस तरह से मुझे लगता है कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर जो कोरोना के जो केस बढ़े हैं, इन केसों को बढ़ने के बाद हो सकता है कि शासन अपने इन निर्णयों पर 2 बार गंभीरता से विचार करे और अपने निर्णयों को वापस ले। मैं आपके मंच के माध्यम से ये शासन से अनुरोध करूँगा कि शासन इस जो आदेश जारी किए हैं, इनको 2 बार इस पर एक बार चर्चा करे और सिर्फ शासकीय अधिकारी ही नहीं इस निर्णय को लें, इसके अंदर जो-जो वर्ग इसमें प्रभावित हो रहा है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे धार्मिक गुरु हों, चाहे हमारे सोसाइटी के लीडर्स हों, उन सबको विश्वास में लेके, उनसे चर्चा करके और एक आम राय बनाई जाए और उस आम राय को बनाने के बाद अगर शासन नीति बनाएगा, तो निश्चित तौर पे उसमें जनता उनको सहयोग करेगी और सहयोग करके ही आगे बढ़ेगी। मैं इंदौर के जो व्यापारिक संघ है या भोपाल के जो व्यापारिक संघ है, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अभी जो स्वैच्छिक लॉकडाउन जो शुरू किया है, उस स्वैच्छिक लॉकडाउन से 7 बजे वो बाजारों को जो बंद कर रहे हैं, उन बाजारों को बंद करने से भी लोगों के अंदर एक मैसेज जा रहा है और निश्चित तौर पे ये स्वैच्छिक लॉकडाउन है, इससे सरकार को सहयोग मिलेगा। अगर आप जनता को सरकार लेकर चले, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने वक्तव्यों के अंदर कि सरकार जन और तंत्र के बीच में जो एक गैप है, 98% जो है वो जन है, मात्र 2% जो है तंत्र है। तो 2% लोग 98% लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते। आवश्यकता यह है कि जन और तंत्र के बीच में जो गैप है उसको फिल किया जाए और सरकार के सहयोग के रूप में 98% लोग आए। ये लोग तभी आएंगे आपके साथ, सरकार के साथ, जब आप इनसे संवाद करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे और संवाद के बाद जो चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद अगर नीतियां बनाई जाएंगी तो निश्चित तौर पे इन नीतियों का लाभ जो होगा सरकार को भी मिलेगा और जनता उसके अंदर अपना सहयोग करेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने बोला है क्योंकि काफ़ी इस चीज़ का विरोध आ रहा है, ना केवल पेरेंट्स और बच्चों के द्वारा बट कोई भेजना नहीं चाहेगा, ये तो बिल्कुल तय बात है, कोई नहीं भेजना चाहेगा और क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ़ एक डेट दे दी गई है, उसके अंतर्गत क्या-क्या नियमावली जो आप जैसा आपने बोला, वो भी कोई उल्लेख नहीं है, तो इट्स बेटर कि इस चीज़ को होल्ड ऑन करके या फिर ये लोग उसको रीथिंक करें, उससे ही शायद सबको लाभ मिलेगा, मुझे भी यही लगता है। और जहाँ तक बात प्राइमरी और भी छोटे स्कूल्स हैं जो कि हम अगर गवर्नमेंट की भी बात करें तो जो आंगनवाड़ी और जो प्ले ग्रुप का जो एक स्कूल का जो एक सेगमेंट आता है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे क्योंकि वो भी एक ध्यान देने वाली बात है उसके विषय में भी जो नई शिक्षा नीति है उसमें काफ़ी सारे नए प्रावधान आए हैं आंगनवाड़ी को लेकर के भी उसके बारे में आप कुछ अपनी विचार हमें बताएंगे बिकॉज आपने उसको क्लोजली देखा है। देखिए वर्तमान में तो आंगनवाड़ी अभी लगभग सभी बंद हैं और जी। प्राइमरी स्कूल भी टोटली बंद है। जहाँ तक शिक्षा नीति के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन की जो बात की गई है कि हमें हमारी संस्कृति की ओर लौटना हो। पहले हमारे घरों में, हमारे परिवारों में एक वातावरण होता था कि बड़े और छोटे का सम्मान, नैतिक शिक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, वो होती थी। आज वो नैतिक शिक्षा, आज वो हमारी जो संस्कृति जो थी या हमारी जो धार्मिक शिक्षा थी, कहीं न कहीं वो इस कॉन्वेंट कल्चर के अंदर आके कहीं विलुप्त हो रही है। तो आवश्यकता है कि हमें अपनी संस्कृति की तरफ दौड़ना होगा और हमें वापस अपनी संस्कृति से जुड़ाव करना होगा। यदि हमने अपनी संस्कृति को जुड़ाव किया, तो निश्चित तौर पे जब पूर्व में जो भारत सोने की चिड़िया था या हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था थी, हमारे यहाँ जो गुरुकुल व्यवस्था थी, हमें उस व्यवस्था पर दोबारा अध्ययन करना होगा। शासन को उन व्यवस्थाओं पर अध्ययन करके नीति बनानी होगी और जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नीति के अंदर उन सभी चीज़ों का समावेश किया जा रहा है और जो नया पाठ्यक्रम जो तैयार किया जा रहा है, उस नए पाठ्यक्रम के अंदर नैतिक शिक्षा और हमारी संस्कृति को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ-साथ जो मैं धार्मिक शिक्षा की जो बात कर रहा हूँ, मैंने जी। हमेशा से मदरसा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत कड़ाई से मैंने
रिकमेंडेशंस की हैं कि मदरसा शिक्षा के अंदर आधुनिक शिक्षा का समावेश किया जाए। और निश्चित तौर पे भारत सरकार ने मदरसा शिक्षा को आगे बढ़ाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य का यहाँ समर्थन देना चाहूंगा कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ के अंदर कुरान, इस व्यवस्था को लेकर अगर अल्पसंख्यक समुदाय आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो सामाजिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा और धार्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। सिर्फ हम रूढ़िवादी धार्मिक व्यवस्था के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आवश्यकता है कि हम आधुनिक शिक्षा के साथ अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाएं और उनको राष्ट्र निर्माण में आगे लेकर। जी हाँ, इम्तियाज़ जी, ये आपने सही बात बोली है। और चूँकि ये एक जिसको बोलते हैं कि आप धर्म की बात करें और उसको फिर आप शिक्षा से भी जोड़ें, और 1986 की जो पॉलिसी थी उसको चेंज करके उसको पूरा रिफ़ॉर्म किया गया है। इसमें कई सारे पहलू हैं जिस पर भी चर्चा करेंगे। नो प्रॉब्लम। सो धर्म और जो राजनीति और साथ ही साथ में जो शिक्षा नीति आती है, हर बार नई पॉलिसीज़ लाने की बात होती है, पर ये एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी जिसको बोलते हैं कि क्रांतिकारी कदम उठाया गया, और इसमें बहुत महत्व दिया गया है हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर के, जिसमें भाषा ज्ञान की जो बात करते हैं उसमें अब की बार ऐसा है कि कुछ हिंदी और संस्कृत जो 2 भाषाएँ हैं, उनको प्राथमिकता देने वाली बात कही गई है। अभी सर आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि मतलब इसको हम किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ रहे हैं, पर इसको इस रूप में लिया जा रहा है कि यह जो करंट गवर्नमेंट है उनका एक प्रयास है देश को और शिक्षा के भगवाकरण का, बेसिकली सैफ्रनाइज करने का। आपकी इस विषय पर क्या एक विचार है? बिकॉज़ वो आपके द्वारा जानने में शायद एक उसके एक अलग महत्व रहेगा। देखिए, ये कुछ समुदायों द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि वर्तमान केंद्र सरकार जो है सभी नीतियों का भगवाकरण कर रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं हर मंच से इस बात का बहिष्कार करता हूँ कि भगवाकरण शब्द अलग है। हमें एक राष्ट्र निर्माण की ओर जाना है, हमें एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है, हमें एक नवीन भारत बनाना है। और ये अंग्रेजों के समय की जो शिक्षा नीति है या उनकी जो व्यवस्था है जो हमें सिर्फ पंगु शिक्षा देती है या हमें हमारी संस्कृति से दूर करती है, हमारे इतिहास से हमें दूर करती है। हमें जो इतिहास परोसा गया है वो काट-छाँट करके परोसा गया है। जो सत्यता है उससे हमें विचलित किया गया है, सत्यता को हमारे सामने नहीं लाया गया है। तो इस तरह की जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति का मैं पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ और जो लोग इस टाइप की बात कहते हैं कि शिक्षा का इसमें भगवाकरण हो रहा है, वो अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं। अगर वो जो लोग इस बात को कहते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, तो उनके समुदाय में उन्होंने अपनी शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए उन्होंने क्या कार्य किए? उन्होंने जो सिस्टम लागू किया है धर्म का, उन्होंने जो मदरसा शिक्षा को लागू किया है, जी। शिक्षा के अंदर कमियां नहीं है? क्या उस मदरसा शिक्षा के अंदर ऐसे बच्चे तैयार नहीं किए जा रहे जो कि राष्ट्र निर्माण के अंदर आगे आए? मैं समझता हूँ मदरसा शिक्षा के अंदर कहीं न कहीं कमी है और उस शिक्षा को इस आधुनिक शिक्षा के माध्यम से जो कमियां थी उनको लागू कमियों को पूरा करके उसको लागू किया जा रहा है। यदि कुछ लोग इस बात को बोलते हैं कि समझ में ये शिक्षा नीति जो है एक भगवतकरण की साजिश है, तो मैं इसका बिल्कुल बहिष्कार करता हूँ और इस बातों को बिल्कुल निरर्थक मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो या इसके अतिरिक्त जो और दूसरे मुद्दे हों, उन मुद्दे पर उन्होंने काम किया है और काम करने के बाद इस अल्पसंख्यक समुदाय को उन्होंने बताया है कि हम आपके विकास के लिए, आपके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उसके परिणाम भी हमारे सामने आना प्रारंभ हो गए। जब ये शिक्षा नीति लागू होगी और इसके परिणाम हमारे सामने आएँगे, बच्चे इसको पढ़ेंगे तब जाकर हम इसको समझ पाएँगे। मैं उन लोगों से प्रश्न करना चाहूँगा, क्या उन्होंने नवीन शिक्षा नीति का अध्ययन किया है? जो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं? यदि उन्होंने संपूर्ण शिक्षा नीति का अध्ययन करके बातचीत की होती तो शायद उनके पास जो ये मनगढ़ंत सवाल है वो नहीं होते। हम लोगों ने आदरणीय कोठारी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राष्ट्र के अंदर जो है नवीन शिक्षा नीति पर चर्चाएँ हुई, बहस हुई और उसके अंदर सभी लोगों को मंच पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। वहाँ पर ये लोग क्यों नहीं आए? मैं सवाल करना चाहूँगा। हर प्रदेश में, हर शहर के अंदर इस टाइप की कार्यशालाएँ आयोजित हुई। अगर उनको नवीन शिक्षा नीति पर सवाल था, यदि उन्हें लगता था कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, तो उन्हें आकर उस मंच से उन चीज़ों को
उठाना चाहिए था, प्रश्न रखना चाहिए थे। जब शिक्षा नीति बनाने की बात हुई तब आप दूर रहे। आज शिक्षा नीति बनकर तैयार है और वो आने के लिए लागू हो रही है। और मैं मध्य प्रदेश शासन का और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी एक सप्ताह पूर्व ही ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राष्ट्र होगा जहां पर नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। मैं परमार जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को बहुत ही दमनता के साथ कहा है कि मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जहां पे नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। और मुझे मानना है कि सभी राज्य जो हैं इसको लागू करेंगे और इसके परिणाम बहुत सार्थक निकल कर आएंगे और इससे आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण के अंदर अपना सर्वोपर यहाँ पर देगी। बिल्कुल, और ये बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक बात आपने बोली, जो कि सही तरीके से समझने वाली बात जो है पूरी नीति को, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात आएगी जो कि अगले सत्र से होगी। और मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है उसमें जो कि हर तरह से बहुत सारी चीज़ों में उसका काफ़ी नंबर 1 रहने का जो एक रिकॉर्ड चल रहा है, सफाई के क्षेत्र में अगर हम बात करें और दूसरी भी चीज़ों में, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। और मध्य प्रदेश अपने आप में भी वैसे भी शिक्षा का एक गढ़ जैसा माना जाता रहा है। कई सारे शिक्षाविद यहाँ हैं और हिंदी और संस्कृत खास तौर से उसके तो कई सारे विद्वान यहाँ पर रहते हैं। आप तो जानते ही हैं, बिकॉज उज्जैन जो है अपने आप में ही बहुत ही बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारे विद्वान बैठे हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान जो हैं सारे ही लोग। सो मध्य प्रदेश की बात आपने सही बोली कि उसमें जो एक निर्णय इन्होंने लिया है नई शिक्षा नीति को अप्लाई करने का, वो बिल्कुल सही निर्णय है। और इसको फॉलो करने वाली बात है सर इसमें कि जो कोविड-19 को लेने के उसको सामना करने के लिए ख़ास तौर से और बच्चों को लेकर के वो एक जो थोड़ी-सी जल्दी हो रही है, जल्दबाज़ी हो रही है, उसके विषय में आवाज़ ज़रूर उठाई जानी चाहिए और थोड़ा उसको स्ट्रिक्टली सरकार को भी लेना चाहिए। ये एक आम जनता की भी राय है और ये सारे पेरेंट्स को सर ये लग रहा है कि इसको एक थिंक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर और कई सारे लोगों के ऊपर रिस्क लेने वाली बात है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके द्वारा जहाँ से भी ये चीज़ें पहुँच सकती हों कि अगर ये पहुँचना चाहिए उन तक कि दे शुड रीथिंक अबाउट दिस डिसीजन जो इन्होंने लिया है 24 सितंबर को ओपन करने का। सो ये एक बात थी। और बाकी थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग मी। और आपके जो भी इनिशिएटिव्स हों ज़रूर आप बताइएगा जहाँ कहीं हमारा सहयोग है या हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो वी ऑल विल बी हैप्पी टू सपोर्ट योर इनिशिएटिव जो आपने लिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मधुश्री जी कुछ टेक्निकल कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, वो भी नहीं तो उनके भी विचार हम ज़रूर यहाँ पर जानते, जो कि प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के हैं। बिफोर हम इसको क्लोज करें सर सेशन को, आपका जो मैसेज हो जो सारे ही पेरेंट्स के लिए हो और टीचर्स के लिए भी हो और बाकी सारे आम जनता के लिए भी हो। मेरा आपके इस मंच के माध्यम से सभी अभिभावकों को और शिक्षकों को और छात्रों को ये संदेश है कि सरकार की नीतियों का समर्थन करें। देखिए, सरकार जो भी नीति लेके आ रही है, नई शिक्षा नीति लेके आ रही है, ये आपकी भलाई के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है, आपके विकास के लिए है। तो हमें सरकार को सहयोग करना है और जो अभी वर्तमान में जो महामारी जैसे हालात पैदा हुए हैं, इन हालात में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका पालन करें। और आने वाले समय में जब भी शिक्षा नीति लागू होती है और शैक्षणिक सत्र हमारा प्रारंभ होता है तो हम जोर शोर से अपने बच्चों को इस शैक्षणिक सत्र के में पहुंचाएं और उनको राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र निर्माण के विकास में आगे आने के लिए प्रेरित करें। पुनः सौम्यता जी, मैं आपका और आपके इस मंच का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने एक अवसर यहाँ पर मुझे प्रदान किया। और विशेषकर इंदौर में मेरा 2010 से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वह एक पूरे भारत का कहा जाए एक ताज है इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर। तो मैं इंदौर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ताज बना रहे और इंदौर निरंतर नंबर 1 आता रहे। अभी जो चौथी बार आया है, मैं समझता हूँ निरंतर 1 नंबर आए और अग्रणी रहे हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो। और पुनः आप सभी को मुझे इस कार्यक्रम में, आपके इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सर थैंक यू सो मच एंड और भी कई सारी परिचर्चाएं आपके साथ ज़रूर करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका सपोर्ट और लोगों तक सही बात सही तरीके से पहुंचाना यही इस प्लेटफॉर्म का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य में आप जैसे सही लोगों का सही साथ मिलना भी ज़रूरी है। तभी वो बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं जो प्रयास है हमारा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू। थैंक सो दैट वाज मिस्टर इम्तियाज़ अली जिन्होंने हमें भोपाल से ज्वाइन किया था। काफ़ी सारी बातों को उन्होंने बड़े तरीके से बताया सभी के लिए। जो जानकारी उन्होंने दी है 21 सितंबर से स्कूल्स ओपन होने से लगा करके, तो उनकी खुद की जो स्वच्छता अभियान उन्होंने किया है सरकार के साथ मिल कर के और किस तरह से उन्होंने 3.5 लाख गरीब परिवारों को स्वरोजगार तक दिलाया है अपने इस इनिशिएटिव से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कोविड इतने बड़े पैंडेमिक के टाइम पर इस तरह की हेल्प होना और कई परिवारों को मदद मिल पाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो वी अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स और उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो उनके साथ इस चर्चा का, जुड़े रहिएगा। प्लीज़ फॉलो अस, वॉच अस एंड सब्सक्राइब द चैनल नेशन टॉक्स द फैक्ट्स एंड टेक। थैंक यू।